ओके, सो अपना फिफ्थ पिलर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर ये न्यूक्लियर एनर्जी वो देख लिया, थियरी भी समझ ली, काकरापार भी समझ लिया, एनएसजी भी समझ लिया। अभी थर्मल एनर्जी की तरफ आते हैं, थोड़ा ईयरबुक टाइप इवोल्यूशन। आज़ादी से पहले सबसे पहले इन द ईयर 1897 ये दार्जिलिंग में इलेक्ट्रिसिटी चालू किया। फिर 1902 में ये कर्नाटक के शिव समुद्रम में हाइड्रो पावर हमने बनाना शुरू किया। आज़ादी से पहले आपको पता होगा कि बैंकिंग इंश्योरेंस वो पूरा शहरी इलाकों में सीमित था और वो वहाँ पर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स उनका पूरा दबदबा चलता था। सेम वॉज द सिचुएशन इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑल्सो, कि प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता था, शहरी इलाकों तक सीमित थे। आज़ादी पहले ये चित्र था। आज़ादी के बाद पंचवर्षीय योजना यहाँ पर तय किया गया कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाएंगे और वो गांव गांव बिजली पहुंचे, सबका साथ सबका विकास हो, ऐसा करेंगे। आगे चलते साल 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाया गया, जिसके अंतर्गत सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी बनेगी, मतलब दिस इज वन टाइप ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का एंगल भी देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बनाते हैं, उसको बेचते हैं, तो इस पर टैक्स मांगने का हक किसको है? राज्य सरकार को हक है कि वो दे कैन इम्पोज टैक्स ऑन द सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट कैविएट है, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी केंद्र सरकार को सपोज दैट इज अहमदाबाद के अंदर ये टॉरेंट इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी सीधी केंद्र सरकार को बेच रही है उनके अपने यूज़ के लिए, या फिर कि रेलवे को बेच रही है रेलवे के खुद के यूज़ के लिए, तो उसके ऊपर राज्य सरकार टैक्स नहीं मांग सकती। वाई? बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल नंबर 287। आगे गांव गांव में बिजली पहुंचानी है, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ये किसके हाथ में आता है? अपना ये जो आई थिंक 11th शेड्यूल, उसके हिसाब से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उसके फंक्शन में ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन आएगा। पावर मिनिस्ट्री की बात करें, ईयर बुक। पावर मिनिस्ट्री, उसके दो जॉइंट वेंचर है, सतलज जल विद्युत हिमाचल के साथ, तेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट उत्तराखंड के साथ। नर्मदा के ऊपर डैम है तो हम बोलते हैं सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। सेम भी ये सतलज जल विद्युत, तो उसके साथ नाम जुड़ा है नाथपा झारकी प्रोजेक्ट। तो ये दो जॉइंट वेंचर, मतलब राज्य सरकारों के साथ मिलकर इन्होंने कुछ किया है। फिर 3 स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानून के मुताबिक बनाया गया है, दामोदर वैली बाखरा बियास मैनेजमेंट एंड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीईई, ये 3 स्टैट्यूटरी। फिर कुछ निगम है, उस वहाँ पर कुछ ऐसे जो एनबीएफसी के रूप में काम करते हैं, मतलब वो पैसा लोन में घुमाते हैं, फंडिंग अरेंजमेंट करते हैं, ऐसा कुछ। एक इस प्रकार की कंपनी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, जो पहले राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और अब दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, उसको लागू करने के लिए काम करती है। फिर ऐसा ही एक है पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, देन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये लोग अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट उसको फाइनेंस करते हैं। कौन से राज्य में कितनी कैपेसिटी, यहाँ पे मैंने लिखा है, आप घर पे पढ़ लेना। तो ये पावर मिनिस्ट्री के ऐसे निगम जो कि एनबीएफसी के रूप में रजिस्टर हुए हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और फाइनेंस के रिलेटेड काम करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे भी निगम है पावर मिनिस्ट्री के जो खुद से ही कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं या लाइट खंबे ऐसा कुछ लगाते हैं, जिसके अंदर एक है एनटीपीसी थर्मल के लिए, एनएचपीसी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, पावर ग्रिड जो खंबे लगाना है, इस प्रकार का काम। एंड लास्टली नॉर्थ ईस्ट में इन सबको एक्सपांड करना है, उसके लिए एक ऐसा ही एक निगम है। कुछ बार पूछ लेते हैं ये किसके हाथ में आएगा, सो नाउ यू नो। फॉर एग्जाम्पल सतलज जल विद्युत, तो बोल देंगे कि ये गंगा रिजुवेनेशन टाइप का जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज उसके साथ जेवी है लाइक दैट, तो सावधान होकर आपने टिक करना है। इसी प्रकार ये ऑयल गैस और कोल के कौन कौन से सरकारी निगम हैं, ये वाले पेजेस पे आपको इंडिया ईयरबुक में मिल जाएगा, अगर समय हो तो देखना, अदरवाइज ये कोई हाई प्रायोरिटी चीज़ नहीं है। एज सच इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन के लिए बहुत सारी स्कीम चली, बट नरेंद्र मोदी के आने के बाद कौन कौन सी, वो जरा हमने क्रोनोलॉजी वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले वो बजट 2014 में लेकर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। उद्देश्य है 2018 तक गांव गांव में हमने बिजली पहुंचानी है। पिछले वर्ष की L7 सीरीज में देख लेना, वही चल रहा है सब कुछ। देन ये इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन नेटवर्क, उसको हमने और मजबूत करना है, तो 2014 दिसंबर में लेके आए इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। ठीक, इसमें कुछ खास प्रीलिम रिलेटेड माल नहीं है तो ज़्यादा हम जाएंगे नहीं। फिर 2015 जनवरी में लेके आए नेशनल एलईडी प्रोग्राम। उद्देश्य घर के अंदर भी एलईडी फिट कराओ, स्ट्रीट लाइट में भी एलईडी फिट कराओ। इससे 2 फायदे होंगे, एक एलईडी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मेक इन इंडिया का प्रोत्साहन हो गया, और दूसरा याद करो पेरिस समिट इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, वहाँ पर हमने एक कसम खाई है कि हमारे जीडीपी की एमिशन इंटेंसिटी जितनी भी थी 2005 में, उसको 2030 तक कम, उसमें 33 to 35% कमी लाएंगे। तो अगर आप ये कन्वेंशनल लाइट बल्ब और ट्यूबलाइट के बजाय एलईडी यूज़ करोगे तो स्वाभाविक है वहाँ पर भी थोड़ा आपको
वो मदद करेगा। एंड लास्टली 2015 नवंबर में लेकर आए उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, दैट इज उदय। इसका उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनके कर्जे की समस्या को मदद करना। यहाँ पर मैंने ये दो टारगेट दिखाए, एलईडी और उदय, इन दोनों को हम देख लेते हैं अभी। सबसे पहले ऊपर है पावर मिनिस्ट्री और वो ये एलईडी प्रोग्राम लागू कर रही है। सावधान हो जाना, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऐसा कुछ नहीं है। अब ये असल में लागू कैसे करते हैं, ये पावर मिनिस्ट्री उसके ही कुछ निगम, उन्होंने एक नई कंपनी बना दी जॉइंट वेंचर करके, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, और ये जाके घरों में एलईडी फिट कराने हैं तो डेल्प उजाला लेके आए, दैट इज डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटनिंग प्रोग्राम DELP। लेकिन फिर या तो नरेंद्र मोदी जी को या फिर उनके नीचे जो अफसर रहते हैं उनको ये लगा कि ये डेल्प तो कोई जम नहीं रहा है, तो मार पीट के कोई अच्छा एब्रीविएशन बनाओ, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। आधा हिंदी आधा इंग्लिश मार पीट के बना दिया एक अच्छा एब्रीविएशन उजाला, जिसके तहत ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनके मार्फत नीचे घर घर में कुल 77 करोड़ एलईडी सस्ते में बेचे जाएंगे। जैसे कि गुजरात में अभी चल रहा है 75 रुपीज़ में आपको एलईडी बल्ब मिल जाएगा। तो ये हो रहा है कि घर में एलईडी फिट कराने के लिए एक कंपोनेंट। अभी स्ट्रीट लाइट के अंदर भी एलईडी फिट कराने के लिए दूसरा लेके आए, SNLP, स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम। यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडी से पैसे लिए बिना ये जो एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड कंपनी वाले ये खुद जाके वहाँ पर स्ट्रीट लाइट में एलईडी बल्ब फिट कर देंगे। अब एलईडी की बात करें तो थोड़ा बैक एंड साइंस टेक्नोलॉजी में आके बल्ब थियरी देख लेते हैं। सबसे पहला अपना ऑरेंज कलर का देशी बल्ब, टंगस्टन बल्ब, इनकैंडेसेंट बल्ब भी बोलते हैं। प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, मेटल गर्म हो जाता है और गर्म होने पर प्रकाश जनरेट करता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनकैंडेंसेस, हीटिंग प्रोड्यूसेस लाइट। ये अपना ये देशी बल्ब हो तो भी सही है, और सूर्य प्रकाश तो उसके अंदर भी वही सिद्धांत है। टंगस्टन हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है तो वो जल्दी पिघलेगा नहीं। ये बल्ब के अंदर हम कौन सा गैस भरते हैं, ऑक्सीजन भरोगे तो वो इस फिलामेंट को ऑक्सीडाइज करके वो तो खराब कर देगा, इसलिए हम यूज़ करते हैं आर्गन। इट इज़ वन टाइप ऑफ इनर्ट गैस। इस प्रकार के दूसरे इनर्ट गैस कौन कौन से हैं मैंने नीचे लिखे हैं, रट्टा मार लेना। हेलोजन बल्ब क्या होता है, इसी प्रकार का बल्ब, लेकिन वहाँ पर आर्गन की जगह पे आप आयोडीन या ब्रोमीन भरो और टंगस्टन फिलामेंट तो ऐसे ही रखो आप, देन इट विल बिकम हेलोजन लैंप। ये टेलीविजन फिल्म शूटिंग के अंदर जो बड़े बड़े बल्ब रखते हैं वो ये हेलोजन बल्ब बोलते हैं। सेकंड टाइप इज अपना ये ट्यूबलाइट। सिद्धांत की इलेक्ट्रिसिटी तो वो मर्क्यूरी के साथ प्रक्रिया और अल्ट्रा वायोलेट लाइट जनरेट होती है, बट वो तो अपने लिए रोज बरोज में काम की नहीं, तो वो ट्यूबलाइट के कांच के अंदर वो फ्लोरोसेंट कोटिंग कर देते हैं, तो ये यूवी उसके जरिए, उसके फोटोन के जरिए ये फ्लोरोसेंट कोटिंग, उसके एटम एक्साइट हो जाएंगे एंड दे विल जनरेट विजिबल लाइट। ये सिद्धांत उसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस आई थिंक। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये चलेगी, सीधी पट्टी होगी तो बोलेंगे ट्यूबलाइट, और उसको सांप की तरह गोल गोल घुमा दिया, देन विल से कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ये तो चीज़ बढ़िया है, बट मतलब इन द सेंस के कम इलेक्ट्रिसिटी मांगती है और सफ़ेद प्रकाश जनरेट करती है, बट आपने ऐसे ही कहीं तोड़ के कांच फेंक दिया तो मर्क्यूरी पॉल्यूशन वो करेगा। इससे लड़ने के लिए लेके आए मीना माता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। मीना माता इज अ सिटी इन जापान, और ये कन्वेंशन का बाप कौन है, UN जनरल असेंबली नहीं है, UNFCCC नहीं है, इट इज़ UNEP एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसी प्रकार अगर नियॉन गैस की मदद से ये फ्लोरोसेंट बल्ब कुछ करे जाएं तो 2000 नियॉन लाइट्स आप जो होटल रेस्टोरेंट के ऊपर लगाई होती है, बॉटानिकल गार्डन और ग्रीन हाउस में भी इसका इस्तेमाल नियॉन फ्लोरोसेंट लाइट का किया जाता है। NCERT में दिया इसलिए ये इतना तो रटना पड़ेगा। थर्ड टाइप इज गैस डिस्चार्ज लैम्प, जो स्ट्रीट लाइट में हम पाते हैं। सोडियम लो प्रेशर पे भरा हो तो येलो कलर का लाइट हो जाएगा, अगर हाई प्रेशर पे भरा हो तो थोड़ा कम येलो वाइटिश प्रकार का लाइट हो जाएगा, और एकदम वाइट लाइट आपको चाहिए देन यू यूज मर्क्यूरी वेपर। LED की बात करते हैं। LED मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड मतलब एक तरफ एनोड होगा, दूसरी तरफ कैथोड, बीच में एक सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और लाइट जनरेट होती है। सिद्धांत है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। अब देखिए अभी ट्यूबलाइट का तो फ्लोरोसेंस है ना, देशी बल्ब तो इनकैंडेसेंट, और ये गैस डिस्चार्ज है, और LED का सिद्धांत क्या है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। कई बार ब्लैंक में पूछ लेते हैं, कई बार मैथ द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं।
अब ये एलईडी शुरुआत में बना तो उसका लाइट कौन सी जनरेट होगी, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा है उस पर डिपेंड करता है, रेड ग्रीन ब्लू कोई भी हो सकता है। शुरुआत में केवल रेड और ग्रीन ही थी, इसलिए हम रोज बरोज उसका उपयोग नहीं कर सकते थे। फिर ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलके दे डिजाइन दिस ब्लू कलर एलईडी। अब आप समझिए RGB तीन को कंबाइन करेंगे देन यू कैन कम अप विद दिस वाइट कलर एलईडी, और वाइट एलईडी तब जाके हम घर में उसको रोज के वपराश में ले सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस ये तीन जेंटलमैन को 2014 का नोबेल फिजिक्स में दिया गया। ठीक है, तो हम लोग मोदी सरकार आने के बाद कौन कौन सी स्कीम, उसमें नेशनल एलईडी प्रोग्राम की बातें करी। अभी आते हैं उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को उधारी की समस्या, कर्जे की समस्या, ये क्यों है इसकी चर्चा। फॉर एग्जाम्पल अनिल अंबानी, उनकी एक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मतलब वो कहीं से होलसेल में खरीद के लाए हैं लाइट और फिर नीचे बेच रहे हैं प्याज टमाटर की तरह, तो है ना, उनके कस्टमर होंगे और वो बेचते होंगे। प्रश्न है ये पर यूनिट कितना पैसा चार्ज करते हैं। अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 ये राज्य का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन बोर्ड डिसाइड करेगा कि किसको किस दाम में इलेक्ट्रिसिटी आपने बेचनी है। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ सैंपल मैंने लिए हैं। ड्राईलैंड फार्मर हो तो जी अप टू दिस मैनी यूनिट्स, उससे एक भी पैसा नहीं, 0 रुपीज़। वेटलैंड हो तो 50 पैसा लेना। कॉटेज इंडस्ट्री तो 3 रुपये के आसपास। पीसी कल्चर मत्स्य पालन तो 4 रुपये के आसपास। कमर्शियल हो तो 5 से 9 रुपये। ऐसा उद्देश्य क्यों है कि गरीबों को, किसानों को सस्ते में बिजली मिले, वो कुछ आगे बढ़ सके, लाइक दैट। ठीक, तो अब आप विजुलाइज करिए कि अनिल अंबानी सबको थोड़ी थोड़ी बिजली बेच रहे हैं, तो अनिल अंबानी को कितना पैसा हाथ में आ रहा है, उसका आप अगर कुछ निकालो तो वो आप बोलोगे एवरेज टैरिफ, उतना पैसा वो चार्ज कर रहे हैं या फिर कि उनको मिल रहा है। उसके सामने ये अनिल अंबानी ये लाइट होलसेल में खरीद के कहाँ से लाए थे, थोड़ा वो पावर प्लांट से खरीद के लाए होंगे, थोड़ा पावर एक्सचेंजेस से खरीद के लाए होंगे। देखिए जैसे कमोडिटी एक्सचेंज पे ये गेहूं और उन सब की मेटल की ट्रेडिंग होती है, वैसे ही पावर एक्सचेंज में इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेडिंग होता है। ठीक, तो अब ये अनिल अंबानी ऐसे पावर प्लांट, पावर एक्सचेंज से जो इलेक्ट्रिसिटी लेके आए होंगे वो उनका इनपुट कॉस्ट, तो उसको हम बोलेंगे एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पर क्योंकि ये राज्य सरकार के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन बोर्ड वाले इन किसानों को और इनको सबको सस्ते में बिजली देनी ऐसा बोल के टैरिफ नीचे रखवाते हैं, सो एवरेज टैरिफ इज लो, और सामने ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई वो तो हाई ही रहेगा। तो मतलब आमदनी अठनी खर्चा रुपया, इस टाइप का कुछ इनका सीन बन जाता है। देयरफॉर दे आर रनिंग इनटू लॉसेस, कर्जे में और डेब में ये लोग चले गए हैं। इसके साथ साथ एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का टर्म भी याद रखना है, सेलियंस, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में ये दिया है। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करी थी कि जैसे प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन आएगा उस प्रकार डिमांड के अंदर भी फ्लक्चुएशन आएगा, ग्राहक की मतलब इलास्टिसिटी है, बिहेवियरल प्रेफरेंसेस है, वो होगा। बट इकोनॉमिक सर्वे ये बोलता है कि जब ऐसे बहुत सारी प्राइस कैटेगरी हो, ठीक है, तब किसी एक के अंदर कुछ बढ़ोतरी या कमी आई, उस हिसाब से पूरा डिमांड के अंदर क्या सीन होना चाहिए या कस्टमर का बिहेवियर कैसे चेंज होना चाहिए, वो नहीं होता है। बिकॉज इतने सारी अलग अलग कैटेगरी है तो कस्टमर्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन टैरिफ, क्योंकि इनको वो पूरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए समय नहीं होता और समझ नहीं होती है। सो दैट इज कॉल्ड सेलियंस। और इसकी दवाई के रूप में सर्वे ने सुझाव दिया है केवल 2 या 3 ही कैटेगरी होनी चाहिए, कि एक एग्रीकल्चर एंड प्रायोरिटी सेक्टर टाइप की कैटेगरी या सस्ते में दो, दूसरा रेसिडेंशियल एंड थर्ड इंडस्ट्रियल। ऐसा कुछ करिए तो फिर प्राइसिंग या टैरिफ पॉलिसी में आप व्यवस्थित काम हो सकता है और उसकी नीचे इम्पैक्ट भी दिख सकती है। ठीक, खैर ये तो सब जब होगा तो होगा, बट अभी तो ये डिस्कॉम वाले और इनको ये समस्या आ रही थी। सरकार ने मदद करने की कोशिश की, ओपन एक्सेस पॉलिसी लेके आए, जहां पर ये बड़े कस्टमर मतलब जिनका 1 मेगावाट या उससे ज़्यादा वपराश है, वो जाके सीधा ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नहीं, वो सीधा चाहे तो पावर प्लांट से या पावर एक्सचेंज से सीधा जाके बिजली ले सकते हैं। और इसी प्रकार जैसे एग्रीकल्चर में हमने एक नेशनल मार्केट बनाना था नाम, उसी प्रकार यहाँ एक सिंगल नेशनल इलेक्ट्रिसिटी का मार्केट बन जाए, अलग अलग राज्यों में खरीद बेच होती रहे, ऑक्शनिंग, प्राइस डिस्कवरी, अच्छा काम हो सकता था। ओपन एक्सेस पॉलिसी से बोला गया। लेकिन सर्वे ने बोला कि ये अभी सफलता नहीं मिली क्योंकि राज्य सरकार बीच में आ गई। आप पॉलिटी में याद करो, इलेक्ट्रिसिटी को जब बेचा जाएगा उस पर टैक्स मांगने का हक कौन है, राज्य सरकार के पास। लेकिन ये ओपन एक्सेस पॉलिसी लेके आए तो राज्य सरकारों ने बोला कि ऐसे बड़े कस्टमर वहाँ सीधा पावर प्लांट, पावर एक्सचेंज से लेके आएंगे तो हम उन पर ज़्यादा टैक्स सरचार्ज सेस मांगेंगे। तो इसके चलते फिर ये लोग सोचने लगे उधर कौन मगजमारी करे, डिस्कॉम से ही चलाओ एंड तो ओपन एक्सेस पॉलिसी कुछ चली नहीं। अब ये सब चल रहा था और
इनके कर्जे की समस्या अभी हल नहीं हो रही थी। मदद करने के लिए केंद्र सरकार पावर मिनिस्ट्री लेके आई उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना उदय। यहाँ पर आप देखिए थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश मारपीट के, मतलब कि एब्रीविएशन अच्छा होना चाहिए। सिद्धांत क्या है? इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनकी 30 सितंबर 2015 के दिन उनके अकाउंट बुक के हिसाब से उनके ऊपर कितना कर्जा था, ठीक, उसमें से 50% कर्जा 2015 तक खत्म होने तक राज्य सरकार अपने सर पे ले ले और 25% कर्जा 2016 तक ले ले। मतलब कुल कितना हुआ? 50 + 25, मतलब 75% ऑफ द डेब जो ये अनिल अंबानी की थी वो राज्य सरकार अपने सर पे ले ले, वो उसका बैंक में जो बकाया है वो चुका दे, पावर प्लांट को करना था वो चुका दे, एंड लाइक दैट दे मैनेज। हो सकता है राज्य सरकार के पास अपने तिजोरी में पैसा ना हो तो उनको छूट दी गई कि आप बॉन्ड इशू कर सकते हो। बॉन्ड उन्होंने इशू करे, जनता को या किसी निवेशक को उन्होंने पैसा दिया और उस पैसे की मदद से राज्य सरकार ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कर्जे को सेटल कर दे। ये भी याद रखना कि ये जो उदय बॉन्ड इशू किए जाएंगे दे विल बी नॉन SLR टाइप बॉन्ड्स, मतलब बैंक वाले उसे खरीदे तो अपने SLR कोटा हमने पालन किया है वो नहीं बोल सकते। एंड दिस एंटायर स्कीम इज ऑप्शनल, राज्य सरकारों के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं कि वो जाके डिस्कॉम की मदद करो ही, लेकिन अगर वो मदद करेंगे तो फिर दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना है, इंटीग्रेटेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम और ऐसी अलग अलग यूनियन पावर मिनिस्ट्री की जो स्कीम है वहाँ पर इन राज्यों को एडिशनल फंडिंग, प्रायोरिटी फंडिंग, एडिशनल ग्रांट, ये सब कुछ लाभ दिए जाएंगे। मतलब मारपीट के नहीं करा रहे हैं, दे हैव गिवन अ कैरेट, अगर आप करेंगे तो हम ये लाभ देंगे। सो दिस इज वन टाइप ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सबको साथ लेके सबको लाभ करा के चलने का प्रयत्न है और इन सब की मदद से ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की कर्जे की समस्या कम हो, देन दे कैन एक्सपांड और फिर अपना गांव गांव जाके बिजली वो पहुंचा सके। ओके, तो अपना एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में ये न्यूक्लियर एनर्जी देख लिया, थर्मल एनर्जी। अभी ये प्रोग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी की बात करते हैं। आपके थर्मल पावर प्लांट में मैक्सिमम आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो और उसके सामने अभी हाल में आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, इन दोनों का डिवीजन किया तो आपको मिलेगा प्लांट लोड फैक्टर। भारत के अंदर ये होता है अराउंड 60%, मतलब हम लोग मैक्सिमम कैपेसिटी से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? थर्मल पावर प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए, वो जब प्रोडक्शन करने जाएगा तो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है, उसको कोयला चाहिए, लेकिन वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने वो सभी कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करा दिए थे, फिर वापस ऑक्शन और वो सारी प्रक्रिया, तो उसको बॉटलनेक आ रही है। उसी प्रकार कभी कभी उड़ीसा के आसपास देयर इज सम नेचुरल डिजास्टर हो जाते हैं, ज़्यादा बारिश बाढ़ आ जाती है, झारखंड में भी ऐसा होता है, तो कोल सप्लाई में दिक्कत आती है, तो सप्लाई साइड इशू है जिसके चलते पूरा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। सेकंड, डिमांड साइड भी तकलीफें होती हैं। थर्मल पावर प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कॉम वाला उसका कस्टमर है, वो डिमांड लेके आएगा, बट डिस्कॉम तो खुद के कर्जे में डूबा है तो वो आके वो उतना खरीदी नहीं कर रहा है। तो फिर अगर पावर प्लांट वाले भी ये सोचते हैं कि मैंने अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना भी दी तो खरीदेगा कौन, और फिर मुझे सस्ते में बेचनी पड़ेगी, एंड लाइक दैट। सो दे आर नॉट वर्किंग एट फुल कैपेसिटी। इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, भारत के अंदर 5 करोड़ घर ऐसे हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, और क्योंकि ये प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रहा है तो इवन जो कमर्शियल फर्म्स हैं तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की समस्या, कभी लोड शेडिंग हो गया ये वो, तो 47% ऑफ इंडियन फर्म्स दे आर यूजिंग डीजल जनरेटर्स रादर देन गोइंग फॉर दिस थर्मल या कोई और इलेक्ट्रिसिटी। और डीजल जनरेटर की मदद से भारत में 72 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही जनरेट हो रही। तो आप देखो INDC में कसम खाई थी 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, जहां 60 गीगावाट हमने लाना था विंड पावर से, उससे ज़्यादा तो हम ये डीजल जला के ला रहे हैं, राइट। तो सोचो कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन और कितने नकारात्मक परिणाम। सो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर तो ये उज्ज्वल डिस्कॉम वाला और कुछ हो और थोड़ा बढ़िया हो सके, ये गरीब घरों में बिजली पहुँचाने के लिए आप क्या करोगे? इकोनॉमिक सर्वे ने नया सॉल्यूशन दिया है। 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आप अपने घर में यूज़ कर रहे हो तो उसके ऊपर कितना आपको पर यूनिट चार्ज देना चाहिए। सर्वे बोल रहा है कि कंडक्टर के घर में यूज़ हो रहा हो तो उसको कम पैसा चार्ज करना चाहिए, और कबाली के घर में यूज़ हो रहा हो तो उस पर यूनिट ज़्यादा पैसा चार्ज करना चाहिए। सो प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ पॉलिसी करो। अब आप समझिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ये कंडक्टर को सस्ते में बिजली दे देगी तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा,
राइट। बट सामने क्योंकि कव्वाली को वो महंगे दाम में बेच रहे हैं तो वहाँ से वो सरबर भी हो जाएगा। सो इट इज़ वन टाइप ऑफ क्रॉस सब्सिडाइजेशन फ्रॉम रिच हाउस होल्ड टू पुअर हाउस होल्ड। इस प्रकार का क्रॉस सब्सिडाइजेशन रेलवे में भी होता है। माल सामान आप ले जाते हो, फ्रेट, उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा रहता है, आदमी भेजने तो पैसेंजर टिकट कम रहती है, क्रॉस सब्सिडाइजेशन। बट सर्वे बोलते हैं वो तो खराब है, क्योंकि भले आदमी को सस्ते में मुसाफरी करने को मिली, बट स्टील, सीमेंट, उसका ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया तो बैक एंड में हर एक जगह पे वो इन्फ्लेशन के रूप में हमको दिखेगा। देयरफॉर रेलवे के अंदर तो क्रॉस सब्सिडाइजेशन इट इज़ नॉट गुड, बट यहाँ तो चल जाएगा, क्योंकि हम कोई इंडस्ट्रियल फॉर्म के ऊपर ज़्यादा पैसा लेके उससे गरीबों के घर में बिजली नहीं कर रहे हैं, हम अमीरों के ऊपर ज़्यादा पैसा लेके गरीबों के घर में बिजली ला रहे हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ कोरिया, इन सभी देशों ने ये ट्राई भी किया है, सक्सेसफुल भी रहे हैं। भारत ने किया तो 14,000 करोड़ से ज़्यादा अपना सब्सिडी में पैसा बच जाएगा एंड वी कैन, एवरीवन कैन बी हैप्पी। इससे एक एमसीक्यू बनाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 में क्या पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स हो जाए गए। प्रोग्रेसिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इन डोमेस्टिक कैटेगरी, क्रॉस सब्सिडाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ फ्रॉम इंडस्ट्रियल टू डोमेस्टिक कैटेगरी। दोनों सही है, दोनों गलत है, क्या होगा सोचो। पहला वाक्य सही है, डोमेस्टिक कैटेगरी में कंडक्टर से कबाली के पास ज़्यादा पैसा मांगना है। दूसरा वाक्य गलत है, क्रॉस सब्सिडाइजेशन करना तो है पर इंडस्ट्री से डोमेस्टिक में नहीं, डोमेस्टिक के अंदर ही अमीर के घर से गरीब में ये करना है। तो दूसरा वाक्य गलत। उस प्रकार से आप सेट कर सकते हो। अन्य कौन कौन से पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स हो जाए। ऐसा भारत के अंदर ये कमर्शियल एंटरप्राइजेस के ऊपर जो पर यूनिट चार्ज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो अपेक्षा में ज़्यादा है और उसके चलते मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, सस्ते में उनको बिजली मिलनी चाहिए। तो भारत के अंदर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ का मैकेनिज्म इट शुड बी सिंपल, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, प्रोग्रेसिव रेट होना चाहिए, क्वालिटी एडजस्टेड भी होना चाहिए। मतलब आपकी लाइट चली गई, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, तो सामने कस्टमर को कुछ कैशबैक वगैरह मिल जाए, ऐसे भी सुविधा होनी चाहिए। पूरे भारत के अंदर जैसे हम एग्रीकल्चर में सोच रहे हैं कि पूरा भारत में एक ही मार्केट हो, सेम वी हैव टू डू फॉर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ऑल्सो, ताकि पावर सरप्लस स्टेट से डेफिशिएंट स्टेट में एनर्जी जा सके, मेक इन इंडिया और इन सबको प्रोत्साहन मिले। लेकिन ये सब करने के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की आवश्यकता होगी। उसी अनुसंधान में मुख्य परीक्षा के लिए एक इकोनॉमिक सर्वे से स्टेटमेंट निकाला है, डिस्कस पावर सेक्टर रिफॉर्म्स एज अ क्रूसिबल फॉर कंपेटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्रूसिबल मतलब ऐसा वेसल जहां पर केमिकल रिएक्शन किए जाते हैं। तो अगर पावर सेक्टर करना है तो उसके साथ में ये कंपेटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की क्या, कहां पर, कैसे आवश्यकता है, इसकी आप चर्चा करो तो मेक इन इंडिया और दूसरे मुद्दे आप सोच सकते हो। मित्रों, एनर्जी के अंदर अब दो ही चीज़ बची है, अनकन्वेंशनल गैसेस एंड हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी 2016। बैक एंड सेल्फ स्टडी में कोयले के अलग अलग प्रकार, पीट, लिग्नाइट, बिटूनिमस, उसके अंदर क्या क्या उसके फीचर्स हैं, कितना कार्बन कंटेंट घर पे देख लेना। ओपन पीट अंडरग्राउंड माइनिंग के अंदर क्या अंतर होता है, कोल वॉशिंग टेक्नोलॉजी क्या है, घर पे ये सब कुछ देख लेना। एनर्जी देने वाले गैस के दो प्रकार, एक होता है कन्वेंशनल, फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस, दूसरा होता है अनकन्वेंशनल, जैसे कि ये टाइट गैस, सैंड, कोलबेट, मीथेन, शेल गैस, सिन गैस वगैरह। इनके आंतरिक क्या अंतर हैं जियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप घर पे पढ़ लेना। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर चर्चा में जो है ऐसे कुछ हम स्पेशल अनकन्वेंशनल गैसेस देख लेते हैं। सबसे पहले शेल गैस, ये ऐसा गैस है जो कि एकदम जमीन के नीचे रॉक फॉर्मेशन के अंदर पाया जाता है। इट इज़ अ गैस लॉक इन द रॉक फॉर्मेशन, कलर है नहीं है, हवा से हल्का है, हाँ है। अब इसे यहाँ से बाहर कैसे निकालें, ड्रिलिंग के जरिए आप नीचे तक जाएंगे और फिर यू विल सैंड वन टाइप ऑफ मिक्सचर जहाँ पर पानी, गुआर गम और सैंड, इसकी मदद से ये जो मिक्सचर नीचे गया इट विल क्रिएट हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, और वो नीचे पत्थर को धीरे धीरे तोड़ के वहाँ से जो भी गैस ट्रैप हुआ है वो बबल्स के स्वरूप में वापस उसी पाइपलाइन से ऊपर चढ़ जाएगा। भारत के अंदर इसके विपुल अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, बट इट इज़ नॉट अंडर आवर प्रायोरिटी। तीन प्रमुख कारण हैं। एक, ये नीचे हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग करने के लिए भी रिक्वायर दैट स्पेशल मिक्सचर जहाँ पर गुआर गम चाहिए, पानी की चिकनाहट बढ़ाने के लिए विस्कोसिटी एजेंट के रूप में। लेकिन ये गुआर गम, उसकी उपलब्धि, उसके प्राइस, उसकी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इस प्रकार से अगर शेल गैस एक्सट्रैक्ट करना हो, वी नीड अ वेरी लार्ज एरिया, तो लैंड एक्विजिशन और सब एक्टिविस्ट वाला मुद्दा आ जाएगा। बहुत सारा पानी भी चाहिए, तो यहाँ ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन वाटर के वादे हैं, तो ये कैसे करें। ठीक,
फिर भी प्रयत्नरत हैं। शेल गैस का पूरा रेगुलेशन कौन देखता है? डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन। जियोग्राफिकली भारत में शेल गैस की कहाँ कहाँ पर मौजूद है, ये वाले रीजन है। ईयर बुक में दिया इसलिए रटना पड़ेगा, इवन जियोलॉजी जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से असल में काम कहाँ पर चालू किया गया? तो बोलते हैं कि सर्वे में ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड को गुजरात, आंध्र, आसाम, इन सब राज्यों में इतने इतने ब्लॉक्स का आवंटन किया गया है। अभी ड्रिलिंग काम चल रहा है, कमर्शियल प्रोडक्शन एक भी जगह पे चालू नहीं हुआ है, बट मैक्सिमम अलॉटमेंट तो बोले कहाँ पर? गुजरात के अंदर। एंड लाइक दैट सम MCQ इफ दे वांट टू फॉर्म, आपको ये जरा दिमाग में रखना है। शेल गैस समझ लिया। अभी आते हैं सिन गैस पर। मान लो जमीन के एकदम नीचे 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 कहीं पर ये कोल रिजर्व है, कोयला है, बट खड्डा खोद के निकालना जरा महंगा पड़ जाएगा, मुश्किल वाला हो जाएगा। इसकी दवाई कि आप ड्रिलिंग के जरिए यहाँ तक पहुँच जाओ और वहाँ वाटर, ऑक्सीजन, गैसिफिकेशन एजेंट, 3 चीज़ें प्रेशर से पंप करो, जिसकी मदद से एकदम भूगर्भ में ये जो कोयला है वहाँ से ये पूरा गैस मटेरियल पास होगी, जो भी ज्वलनशील द्रव्य होगा वो पूरी चीज़ें हाइड्रोकार्बन इट विल सोक अप और बाहर निकलेगा दूसरे पाइप से, तो बन के आएगा सिन गैस। सिन गैस का लाभ क्या है? फ्यूल के रूप में यूज़ कर सकते हो, हाइड्रोजन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हो। हाँ, मैन्युअली अगर खोद के चलने जाते तो बहुत मुश्किल आ जाती, बिकॉज इट इज डीप अनरिकवरेबल कोल रिजर्व। और अगर फिर भी खड्डा खोद के आप जाते, मैन्युअली माइनिंग करते, तो ये मर्क्यूरी, आर्सेनिक, टार, इस प्रकार की पूरी जो पॉल्यूटेंट्स है वो भी वहाँ से बाहर आ जाते हैं और पर्यावरण को नुकसान करते हैं। बट ऐसा इस प्रकार से आप करोगे तो पानी भी कम मांगेगा, पर्यावरण भी कम प्रदूषित करेगा। कोल बेड मीथेन, कोल सीम्स के अंदर ही जो मीथेन गैस ट्रैप रहता है वो बोलता है CBM, कोल बेड मीथेन। 97 में पॉलिसी लेके आए कि कोयले की खदान करनी है तो एक, वहाँ से अगर मीथेन भी निकालना है तो दूसरा लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ फिर धमाका, एक्सप्लोजन का चांस बढ़ने लगता है। सबसे पहले धनबाद में चालू हुआ, फिर ये राज्यों में ये लोग कर रहे हैं। रंगराजन का गैस फॉर्मूला अप्लाई होता है, यस। लेटेस्ट सर्वे बोल रहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने कोल की जो माइंस हैं वहाँ पर ये कोल बेड मीथेन एक्सट्रैक्ट करने का काम अब चालू किया है। नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा करते रहते हैं, तो ईरान यात्रा पर गए तो एक चीज़ चर्चा में आ गई, फरजाद बी गैस रिजर्व। ये पर्शियन गल्फ के अंदर है, अपनी ONGC विदेश और उसी प्रकार ईरान के अंदर जो भी उनका निगम होगा, ये दोनों मिलके फरजाद बी गैस रिजर्व से एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। फिर ऐसा ही अगर कोई करंट अफेयर या वर्ल्ड मैप आप पकड़ के बैठे हैं और क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। ये बहरीन है और उसका मनामा, तो मनामा डिक्लेरेशन 2016 भारत ने किसके साथ साइन किया था? इस्लामिक कंट्री, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, क्या था देख लेना। फिर इधर ये पानी के जरिए आगे आएंगे गल्फ ऑफ ओमन, और फिर उसके आगे क्या आएगा? अरेबियन सी होगा, रेड सी होगा, मैप में देख लेना। नीचे ये सऊदी अरेबिया है, नरेंद्र मोदी विजिट पे गए थे, तो किन किन देशों से मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला? जैसा भारत में भारत रत्न होता है, तो मोदी को ये सऊदी रत्न भी मिल गया, अफगानिस्तान रत्न भी मिल गया, उनके जो भी इस प्रकार के नाम होंगे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के। चेरामन जुमा मस्जिद, इसकी एक प्रतिकृति लेके मोदी जी ने सऊदी अरेबिया के किंग को दी थी। तो ये चेरामन जुमा मस्जिद वो कहाँ पर है? केरला के अंदर है, भारत की सबसे पुरानी मॉस्क है और चेरा एम्पायर के दौरान इसको बनाया गया था। तो लाइक दैट करंट अफेयर्स बैक एंड में कुछ ना कुछ निकलते रहता है। खैर, तो अब आप जब भी रिवीजन करो तो जरा इस प्रकार से जो भी टॉपिक पकड़ा दूसरा क्या क्या चल रहा था जरा सोचना है, ठीक है। भारत के अंदर ये रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी कितनी है? 17 सरकारी पब्लिक सेक्टर की हैं, 3 प्राइवेट हैं और 2 जॉइंट वेंचर है। मे बी 1-2 और भी खुल गई हो, दिस में भी आउटडेटेड। सब कुछ खत्म हो जाए फिर ये चीज़ देख लेना, ठीक। तो हम लोग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ अनकन्वेंशनल गैसेस और ऐसी दूसरी छिटपुट चीज़ें हमने देख ली। अभी जरा कोई सॉलिड टॉपिक पे आते हैं, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी 2016। ऐसा भारत के संविधान में लिखा है कि केंद्र सरकार वो पूरे हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज उसके हाथ में है, तो मतलब उसका ऑक्शन पॉलिसी जो भी बनाना होगा वो केंद्र सरकार तय करेगी। उसी के अनुसंधान में इन द ईयर 1997 वो लेके आए न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पॉलिसी, जिसके मुताबिक फिर वो ऑक्शनिंग कराते थे, 10 राउंड तक हो चुके हैं। बट कुछ खामियां, कुछ शॉर्ट कमिंग्स लगी, तो 2016 में वो लोग एक नई पॉलिसी लेके आए, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, हेल्प पॉलिसी। और इसका बाप कौन है? तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है। इस पॉलिसी के अंदर हमको लाइसेंस मिलता है, उसकी खास बात क्या? किसी एक इलाके के लिए आपने केवल एक ही लाइसेंस लेना है, एंड दैट लाइसेंस फिर उसकी मदद से आप वहाँ से फिर शेल गैस निकालना है, ऑयल निकालना है, टाइट गैस, गैस हाइड्रेट, कोल बेड मीथेन, आपको जो मर्जी आए आप करो, छूट है।
यूनिफॉर्म सिंगल लाइसेंस, जैसा कि टेलीकॉम में होता है, डेटा एंट्री, डेटा ऑपरेशंस, वॉइस सर्विस, वो सब के लिए केवल एक ही टेलीकॉम लाइसेंस चाहिए, राइट। सेम वे यहाँ पर एक ही यूनिफॉर्म सिंगल लाइसेंस। दूसरा, ओपन एकरेज पॉलिसी। ये क्या है? मान लो आपको आईएएस बनना है, तो अभी आपको ये तरंग चढ़ गई, तो इस साल तो हो नहीं पाएगा, अगले साल के नोटिफिकेशन के लिए वेट करना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट डेट इज गॉन। बट मान लो कोई ऐसा देश हो जहाँ पर आपको जब भी ये इच्छा हो जाए मुझे आईएएस बनना है, आप जाके उधर अप्लाई करो, वो आपकी परीक्षा अलग से ले लेंगे और फिर आपको सिलेक्शन हो जाएगा। हर साल के लिए नोटिफिकेशन के लिए वेट करना ऐसे कोई जिम्मेदार मतलब माथाकूट नहीं है। उसी प्रकार ऐसा तो नहीं है, बट यहाँ पर है ओपन एकरेज पॉलिसी में। देखिए, पहले तो ये नेल्प के अंदर जब नोटिफिकेशन आए, ऑक्शन हो, तब जाके आप अर्जी डाल सकते हो। बट ओपन एकरेज पॉलिसी मतलब आप एक ऑयल कंपनी है, आपने कहीं पर थोड़ा रिसर्च किया और आपको लगता है कि ये अहमदाबाद के बाजू में यहाँ खड्डा खोदने पे मुझे ऑयल मिलेगा, तो कोई भी ऑक्शन नोटिफिकेशन की राह मत देखो, आप खुद ही जाके सरकार में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे दो कि मुझे इसमें रुचि है, और फिर सरकार वहाँ खुद से थोड़ा रिसर्च काम देख के दे विल इशू अ नोटिफिकेशन कि इस अहमदाबाद के बाजू में इधर खड्डा खोद के किसको ऑयल गैस निकालना है, आ जाओ मैदान में, ऑक्शन बीडिंग करके फिर उसका अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। तो मतलब ये एक राउंड, दूसरा राउंड, इस प्रकार से ऑक्शन अभी नहीं होगा। डेट हो ओपन एकरेज में जल्दी जल्दी काम पूरा कर देंगे। आगे आपने ये ऑयल गैस आप निकाल के बेच रहे हो, तो स्वाभाविक है सरकार को भी कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। पहले की सिस्टम थी, उसे बोलते थे प्रॉफिट शेयरिंग आफ्टर कॉस्ट रिकवरी, या प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, पीएससी बोल देते थे कुछ सिस्टम। मान लो रिलायंस ने कहीं पे काम शुरू किया, तो उन्होंने डीलिंग किया होगा, राइट, पूरा फैक्ट्री जैसा चीज़ लगाई, आदमियों को नौकरी पे रखा। जब वो वहाँ से उत्पादन शुरू करे और वो ऑयल गैस बेचना शुरू करे, तो पहले उनका खुद का निवेश रिकवर हो जाए, कॉस्ट रिकवरी हो जाए, उसके बाद जब उनका प्रॉफिट शुरू हो, देन दे विल शेयर सम ऑफ दैट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सिस्टम था प्रॉफिट शेयरिंग आफ्टर कॉस्ट रिकवरी। बट यहाँ पर खामी थी, कंपनियां जानबूझकर अपने, हमारा तो इतना सारा निवेश, हमने तो इतना सारा पैसा लगाया है, दे वर डूइंग गोल्ड प्लेटिंग। सेम वे जब उत्पादन भी चालू हो जाए, फिर भी कि हमारा तो ये खर्चा है, हमको तो ये हो रहा है, लाइक दैट दे विल डेलिबरेटली शो कि उनके खर्चे ज़्यादा हैं, जिसकी मदद से कि सरकार को उन्होंने कम पैसा शेयर करना पड़े। सो वन इशू वॉज गोल्ड प्लेटिंग, एक ये समस्या थी। फिर कुछ जगह पर सरकार ने किया प्रोडक्शन लिंक पेमेंट, मतलब इतने बैरल आपने ऑयल कहीं से निकाल लिया तो इतना पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद इतने बैरल निकालोगे तो इतना पैसा देना पड़ेगा, प्रोडक्शन लिंक पेमेंट। बट यहाँ पर भी दिक्कतें आई, विश्व बाजार में जैसे ही ऑयल गैस के दाम में कुछ चढ़ उतर हो जाएगी, तो ये कंपनी वाले भारत के अंदर भी उनका जो भी ड्रिलिंग एक्सप्लोरेशन उसको रोक देते थे, बढ़ा देते थे, लाइक दैट। तो वो पूरी सिस्टम भी बराबर काम नहीं कर रही थी, वहाँ पर भी सरकार के कैश फ्लो में दिक्कतें आ रही थी। सीएजी ने ये भी आरोप लगाया कि ये KG 6 बेसिन में रिलायंस वालों ने इस प्रकार से कुछ धांधलियाँ की हैं। तो पुरानी नेल्प पॉलिसी में तो ये समस्याएं थी। हेल्प पॉलिसी लेके आए तो बोला कि ये सब अपने को माथाकूट चाहिए ही नहीं, सरकार अभी से यूज़ करेगी RSC, दैट इज़ रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कि एज सच आपने जो भी खड्डा खोद के ऑयल गैस निकाला उसको आप बेचना शुरू करो, जो भी आपका ग्रॉस रेवेन्यू आया उसमें से आपने सरकार को हिस्सा देना पड़ेगा, रेवेन्यू शेयरिंग। इट डजेंट मैटर आपका प्रॉफिट हुआ कि नहीं, इट डजेंट मैटर आपका कॉस्ट रिकवरी हुआ कि नहीं, बस आपने तो पहले ही दिन से जैसा प्रोडक्शन शुरू किया और उसका ग्रोस सेल जो भी हो उसमें से सरकार को देना पड़ेगा। और सी रंगराजन पैनल ने ये चीज़ फेवर की थी और सरकार ने ये हेल्प पॉलिसी में लागू किया है। और क्या है, रॉयल्टी। चेतन भगत के दिमाग में आया कि 2 स्टेट या 5.1, और फिर उसने वो किताब लिख दी। तो जब पब्लिशर उसे छाप के बेचेगा, दैट मीन्स ही इज यूजिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ चेतन भगत, इसलिए रॉयल्टी देना मांगता है। सेम वे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भारत के अंदर सभी हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज वो तो केंद्र सरकार की हाथ में है, राइट। तो जब कोई कंपनी वाला वहाँ से एक्सट्रैक्ट करे तो वहाँ पर भी केंद्र सरकार को रॉयल्टी पेमेंट देना पड़ेगा। उस उद्योगपति ने कितना रॉयल्टी देना पड़ेगा, हेल्प पॉलिसी में बोला है ग्रेडेड रॉयल्टी पेमेंट डिपेंडिंग ऑन रिस्क एंड कॉस्ट। मैंने लिखा है 1 अपॉन रिस्क एंड कॉस्ट, मतलब इन्वर्सली रिलेटेड। आप देखिए, मैं अगर ये उड़ीसा या छत्तीसगढ़, वो तो ज़मीन है, ज़मीन में खड्डा खोद के कुछ करना है तो रिस्क और कॉस्ट कम रहेगा, तो वहाँ पर मुझे कम रॉयल्टी देनी पड़ेगी। जहाँ पर मतलब अगर वहाँ से बढ़ के मैं शैलो या डीप वाटर या अल्ट्रा डीप वाटर में जाऊँ, वहाँ पर मैं ऑयल गैस कुछ एक्सप्लोर करूँ, ऑब्वियसली द रिस्क एंड कॉस्ट विल बी वेरी हाई, ठीक। तो रॉयल्टी वहाँ पर मुझे कम देनी पड़ेगी। ऐसा करने का प्रयोजन ये है कि
एंटरप्रेन्योर्स वो मोटिवेट हो जाएं कि चलो आगे बढ़ के भी हम जाएं। और भारत में ज़मीन पे खड्डा खोद के जो भी निकालना था ज़्यादातर तो एक्सप्लोर कर ही लिया है। तो अगर अब हमने एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए देन वी हैव टू एक्सपांड टुवर्ड दिस, अपना ये जो इकोनॉमिक EEZ है और ये अल्ट्रा डीप वाटर एनर्जी रिसोर्सेज हैं। और बात आपको पता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक वाले लोन में पैसा घुमाते हैं तो कुछ हिस्सा उन्होंने कंपलसरीली प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ता है। ऐसा ही नेल्प पुरानी वाली पॉलिसी में था कि ये जो भी ऑयल गैस जनरेट करते उसमें से थोड़ा उन्होंने थर्मल और फर्टिलाइजर कंपनियों को देना पड़ता, फर्टिलाइजर कंपनियों को नेचुरल गैस देना पड़ता वहाँ से मीथेन एमोनिया यूरिया बनाने के लिए लाइक दैट। अब ये पूरा मतलब प्रायोरिटी सेक्टर टाइप का इधर कुछ नहीं, जो कंपनी जहाँ से जो एक्सप्लोर कर रही है दे हैव मार्केटिंग फ्रीडम, उसको बेचना है तो बेचे, थर्मल फर्टिलाइजर को नहीं बेचना है तो कहीं और उससे मिल रहा है तो वो वहाँ बेच सकता है। सो ये भी इसलिए ताकि भारत विदेश से भी यहाँ पर निवेश आए और लोग जुड़े और हम आगे बढ़ सके। पेट्रोलियम गैस के अंदर और क्या क्या नए सर्वे ने सुझाए हैं। आपको पता होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वहाँ पर ये बात थी कि पेट्रोलियम एंड गैस प्रोडक्ट वहाँ उसको बाहर रखा जाएगा। सर्वे बोलता है ऐसा मत करो, पेट्रोलियम एंड गैस प्रोडक्ट के ऊपर भी GST तो लगना चाहिए। दूसरी बात, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सीधा ये मत बोल दो कि इस चीज़ पे हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर आपको वापस भविष्य में अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर कि लगाना है अभी टैक्स तो आपने पार्लियामेंट और अलग अलग विधानसभा सभी से अनुमति लेनी पड़ेगी, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूरा करना है तो। सो बेटर कि जैसे अपना सर्विस टैक्स में होता है एक कि नेगेटिव लिस्ट एंड एक एग्जेम्प्टेड लिस्ट, एक जो होता है कि गैजेट में ही नोटिफाई करके सरकार की मर्जी आई तब करो और छोड़ दो, पार्लियामेंट को पूछने की तू मैं की जरूरत नहीं, सेम में वी शुड डू हियर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर GST बिल के अंदर सीधे सीधे आप मत बोल दो कि इस पे लगाएंगे इस पे नहीं लगाएंगे, यू शुड नॉट डू दैट वन। आगे भारत के अंदर कुछ राज्य के अंदर नेचुरल गैस है बट सभी राज्यों में नेचुरल गैस और कुकिंग और इसके लिए तो ज़रूरत पड़ती है। सो बेटर कि ये LPG सिलेंडर में भर के हर एक जगह घुमाओ तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाता है, इसके बजाय अगर हर एक जगह पाइपलाइन से घर घर में गैस पहुंचाया जाएगा देन इट विल बी बेटर। बट इसके लिए ढेर सारा पैसा चाहिए तो अलग से एक सेस लगा के ये पूरा काम आप करिए। प्रत्येक घर को जब तक ये हो तब तक तो सिलेंडर लेना पड़ेगा, तो साल में 12 नहीं केवल 10 सिलेंडर का कैप होना चाहिए, ऐसा भी सर्वे ने बोला। एंड ये इंपोर्टेड LNG गैस हम लाते तो कस्टम ड्यूटी की कुछ विसंगतताएं थी उसको हल करना है, टेक्निकली अपने को कोई खास याद रखने का जरूरत नहीं है। आगे इंडिया ईयरबुक चैप्टर 16 इंडस्ट्री, वहाँ पर मिनरल की 4-5 पन्ने भर के उन्होंने दिया है पैराग्राफ के अंदर, इसमें ये मिलता है ये मिलता है। मैंने उसका पूरा टेबुलेशन कर दिया कि कौन सा मिनरल और वहाँ नंबर 1 राज्य कौन सा है। हमने ये याद नहीं रखना, हमने केवल 2 चीज़ याद रखनी है कि मिनरल तो 2 प्रकार हैं। मेटालिक मिनरल भारत में कौन कौन से मिलते हैं ये लिस्ट, मतलब आपको कोई पूछे कि इसमें से कौन सा ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब कि 4 दिए हो जिसमें एक मेटालिक और बाकी 3 नॉन मेटालिक, देन यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई। तो मेटालिक वाले ये हैं, ठीक, और नॉन मेटालिक वाले ये हैं। और तो एक आप याद ये रखेंगे क्लासिफिकेशन मेटालिक नॉन मेटालिक, और दूसरा आप याद रखेंगे आपका राज्य किसके अंदर नंबर 1 है, इंटरव्यू वगैरह में कहीं ज़रूरत पड़े, ठीक। एज सच मिनरल प्रोडक्शन भारत के अंदर इम्प्रूव हुआ है बिकॉज ये कोल माइनिंग और उसकी पूरी दिक्कतें, एम्बिशा पैनल और वो आयन और माइनिंग वो सब हमने अब सुलझा लिया है। 2 संस्था या स्कीम सर्वे के अंदर मेंशन की है, देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, एज सच माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट MMDR, उसके अंदर ये प्रावधान है कि ये जिलों के अंदर ये एक संस्था संगठन बनेगा और वो विकास के काम करे। अभी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के अंदर कलेक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लोकल गुंडा टाइप वो MLA होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, राज्य सरकार को छूट दी गई है, दे विल डिसाइड द मेंबरशिप कंपोजिशन। जब भी उस जिले के अंदर कुछ खदान हो रहा है तो माइनर्स विल हैव टू पे, एक तो रॉयल्टी तो देना ही है, उसके अलावा उस रॉयल्टी का 10 to 30% उन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को देना होगा। और ये पैसा जाएगा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना PMKKY। सरकार का प्रोजेक्शन है कि इसमें से 6000 करोड़ रुपए आएंगे, माइन मिनिस्ट्री ऑफ माइन उसको देखेगा। और ये जो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना है उसकी मदद से ये जो जो जिले हैं वहाँ वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे अच्छे काम करे जाएंगे ये DMF के द्वारा। तो ये भी क्या है, एक तरह से आप बोल सकते हो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। दूसरी तरफ से आप ये सोच सकते हो कि देखिए कैसे दिमाग लगाया गया है, अगर ऐसे ही DMF पे आके रुक जाते है ना तो फिर ममता बनर्जी अपने कोई नेता के नाम पे स्कीम चला देती, बिहार के अंदर एक चलती, उत्तर प्रदेश में वो अपने नाम से कुछ चलाते मुलायम सिंह,
उसकी जगह कि वो सारा पैसा ऐसा डिस्ट्रिक्ट मिनरल और राज्य सरकार वाले ही देखेंगे, बट उस योजना का नाम क्या कर दिया विकास योजना का, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। ठीक, एक और बात, मिनरल प्रोडक्शन तो हाँ, कोल प्रोडक्शन बढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वो भी अच्छा हुआ, क्रूड ऑयल भी अच्छा हुआ है, नेचुरल गैस भी अच्छा हुआ है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसके अंदर बहुत सारे उद्योग और उनका कितना प्रोडक्शन वो हम देखते हैं। L5 सीरीज पुराने हमें देख लेना आप, कौन गिनता है कैसे गिनता है, लाइक दैट। हमने याद रखना इतना ही कि इन सभी इंडस्ट्री के अंदर 8 ऐसी इंडस्ट्री है जिसको कोर इंडस्ट्री बोला जाता है। तो कुछ बार आपको देते हैं इनमें से कौन सा कोर इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए याद करना पड़ेगा। तो कोल, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील एंड सीमेंट, इन सभी के अंदर या तो रिकवरी हुआ है कि मॉडरेट होकर अभी आगे बढ़ रहा है। तो अच्छा अब हो रहा है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है। इसके अलावा अलग अलग सरकारी निगम कितने हैं, इतने हैं, और वहाँ से टॉप 5 प्रॉफिट मेकर्स इतने, लॉस मेकर इतने। लॉस मेकर तो नहीं पूछेंगे, बट प्रॉफिट मेकर कुछ बार बैंक और ये SSC में पूछ लेते हैं। ठीक, तो हम लोग ये अपना 5th पिलर था इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी, वहाँ पर ये न्यूक्लियर एनर्जी वो सब देख लिया, थर्मल एनर्जी, उजाला, उदय, प्रोग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी, अनकन्वेंशनल गैसेस, हेल्प, हाइड्रोकार्बन पॉलिसी। सो लाइक दैट पेरिस समिट, क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी सहित ये जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें थी वो हमने खत्म कर दी। अगली बार मिलेंगे तो ये कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के नाम पे किलकर कमिटी, रेल बजट, सिविल एविएशन, अर्बन इंफ्रा के 2 महत्वपूर्ण बिल, उतनी चर्चा करेंगे। एंड लाइक दैट 5th पिलर विल बी ओवर।